आपके घर में कितने लोग रहते हैं? वैसे ये कोई पूछने वाली बात नहीं, क्योंकि ये गिनती तो आप उंगलियों से भी गिन सकते हैं। पर अगर बात आपके मोहल्ले की हो, शहर या देश की, तो आपको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हमारे देश में जनसंख्या गणना की सुविधा हर 10 सालों में मुहैया कराई जाती है। जनगणना, हम सब ने इस शब्द को सुना तो कई बार है, लेकिन आखिर ये होता क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है सोनाली बघेल। आज के इस एक्सप्लेनर सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं एक राष्ट्रीय जनसंख्या सर्वेक्षण की, जो हर 10 साल में एक बार कराई जाती है। इसके अंतर्गत देश में रहने वाले हर व्यक्ति की जानकारी, जैसे नाम, आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, निवास, भाषा, धर्म आदि की जानकारी एकत्र की जाती है। जनगणना की पूरी प्रक्रिया क्या है, इसका इतिहास क्या रहा, ये कितने चरणों में कराई जानी है, आज इसी पर बात होगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने सोमवार यानी 16 जून को बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि भारत की अगली जनगणना, जो 2011 के बाद पहली बार हो रही है, वो 2 चरणों में कराई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि यह प्रक्रिया अधिक सटीक और व्यवस्थित तरीके से हो सके। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस कराई जाएगी। इसमें मकानों की गणना, उनके प्रकार, सुविधा और रहने वाले परिवारों की प्राथमिक जानकारी ली जाएगी। दूसरे चरण में लोगों की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे जन्म की तारीख, शिक्षा, रोजगार, जाति, धर्म आदि का विवरण दर्ज किया जाएगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जनगणना कराई जा रही है, ये प्रक्रिया काफी पुरानी है। पहली बार जनगणना 17 फरवरी 1881 को भारत के जनगणना आयुक्त WC फ्लोडेन द्वारा कराई गई थी। यह आधुनिक समकालीन जनगणना की दिशा में एक बड़ी पहल थी। तब से बिना किसी रुकावट के हर 10 साल में एक बार जनगणना होती आ रही है। इस जनगणना में न केवल पूर्ण कवरेज, बल्कि जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं के वर्गीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। भारत में पहले जनगणना कश्मीर को छोड़कर ब्रिटिश भारत के पूरे महाद्वीप में की गई थी। इसमें भारत सरकार के साथ राजनीतिक संबंध रखने वाले सामंती राज्य भी शामिल थे। हालांकि फ्रांसीसी और पुर्तगाली औपनिवेशिक अधिकार इसमें शामिल नहीं थे। भारत में पुर्तगाली औपनिवेशिक प्रभुत्व की जनगणना और ब्रिटिश भारतीय जनगणना एक ही समय में लागू हुई थी। 1881 की जनगणना में उत्तर पश्चिमी प्रांत असम, बंगाल, पंजाब, मद्रास, बारूक, कुर्ग, बॉम्बे, बरार और अजमेर के अलावा मध्य भारत के मूल निवासी राज्य राजपूताना निजाम के प्रभुत्व मैसूर, बड़ौदा, श्रावणकोर और कोचीन भी शामिल किया गया था। 15वीं जनगणना में EAG राज्यों की स्थिति। 15वीं जनगणना यानी 2011 में इन राज्यों की जनसंख्या में गिरावट देखी गई, जिनमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा शामिल है। 16वीं जनगणना 2021 को कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो कि अब यानी 2026 में होने जा रही है। आइए अब जानते हैं जनगणना के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया गया था। इस अधिनियम को बनाने के लिए विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। भारतीय जनगणना भारत के लोगों की विशेषताओं के बारे में विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय जानकारी का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। शोधकर्ता जनसंख्या के विकास और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और अनुमान लगाने के लिए जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करते हैं। जनगणना के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग प्रशासन, योजना और नीति निर्माण के साथ साथ सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। जनगणना के आंकड़ों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्रों में सीमांकन और संसद, राज्य और विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व हेतु आवंटन के लिए भी किया जाता है। व्यावसायिक घरानों और उद्योगों के लिए भी जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि वे उन क्षेत्रों तक पहुंचे जहां वो अपने व्यवसाय को मजबूती प्रदान करने के लिए योजना बना सके। वित्त आयोग जनगणना के माध्यम से उपलब्ध जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर राज्यों को अनुदान प्रदान करता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।